आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दुनिया की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस में शामिल रही हॉलीवुड की लाना टर्नर। 1960 के दशक में ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं। वह इतनी खूबसूरत थीं कि अमेरिकी सैनिकों के कमरों में इन्हीं के पोस्टर लगे पाए जाते थे। लाना जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थीं, उतनी ही उतार चढ़ाव भरी जिंदगी उनकी रही। पिता की हत्या के बाद रिश्तेदारों ने इन्हें नौकरानी बनाकर रखा। हीरोइन बनी, हॉलीवुड पर धूम मचा दी। लाना ने 8 शादियां की, लेकिन कोई भी 3-4 साल से ज़्यादा नहीं टिकी। कई नामी लोगों से अफेयर भी रहे। एक गैंगस्टर भी लाना का बॉयफ्रेंड हुआ था, लेकिन उसकी हत्या लाना की ही बेटी ने उनकी आंखों के सामने कर दी। लाना की ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता ज़्यादा नहीं टिका, सिवाय एक नौकरानी के, जो उनके साथ 45 साल तक रही। मरने से पहले लाना ने अपने करोड़ों की जायदाद उसी नौकरानी को दे दी। आज के डीएनएम शो में हम आपको लाना टर्नर की कहानी बताएंगे, लाना टर्नर की फिल्मों के किस्से बताएंगे और लाना टर्नर की निजी जिंदगी के बारे में भी बताएंगे। लाना टर्नर का जन्म 8 फरवरी 1921 को यूएस के वेलेस में हुआ था। पिता ड्राई क्लीनिंग का काम करते थे और साथ ही एक खदान में भी वो काम किया करते थे। डांस में इंटरेस्ट होने के चलते लाना 3 साल की उम्र में ही चैरिटी शोज में परफॉर्मेंस देने लगी थी। जब लाना 8 साल की हुई तो एक दिन घर में खबर आई कि उनके पिता एक सड़क पर मरे हुए पाए गए। उनका कत्ल लॉटरी के पैसों के लिए हुआ था, जो उन्होंने उसी दिन जीता था। उनके हत्यारों को कभी पकड़ा नहीं जा सका। लाना को पिता की मौत का गहरा सदमा लगा। पिता के गुजर जाने के बाद बेसहारा लाना और उनकी मां को कुछ रिश्तेदारों ने इस शर्त पर घर में पनाह दी कि वो घर का सारा काम करेंगे। रिश्तेदारों के घर नौकरानियों की तरह रहने के बावजूद उन्हें फिजिकली हरेस किया जाता था। उन्हें कई रात बिना खाए सोना पड़ता था। शुद्धिकरण के बाद लाना ने नन बनने का फैसला किया, लेकिन उनकी मां को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर की सलाह पर उन्हें गर्म मौसम वाले लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ा। लॉस एंजलिस में लाना का दाखिला हॉलीवुड हाई स्कूल में करवाया गया। एक दिन वो अपनी टाइपिंग क्लासेज बंक करके कोल्ड ड्रिंक खरीदने स्कूल के बाहर चली गईं, जहां उन पर हॉलीवुड रिपोर्टर फाउंडर विल्कर्सन की नज़र पड़ी। खूबसूरत चेहरे और बेहतरीन फिजिक की पर्सनालिटी से खुश होकर विलियम ने उनसे सीधे जाकर पूछ लिया कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहेंगे। जवाब मिला, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा। माँ की रजामंदी मिलने के बाद लाना को टैलेंट एजेंसी जेपो मार्क्स में भेजा गया। वहाँ डायरेक्टर मेरविन लेराय ने उन्हें $50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट में वार्नर ब्रदर्स का हिस्सा बना लिया। 1937 की फिल्म द वोंट फॉरगेट से लाना स्वेटर गर्ल के नाम से मशहूर गई। लाना की परफॉर्मेंस इतनी दमदार थी कि एमजीएम स्टूडियो ने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें वार्नर ब्रदर्स से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाकर अपने स्टूडियो से जोड़ लिया। लाना की जो भी फिल्में आती वो लगातार हिट होती गईं और वो हॉलीवुड की सेक्स सिंबल और बेहतरीन एक्ट्रेस बनकर उभरने लगी। हॉलीवुड में पहचान हासिल करने के बाद लाना पिनअप गर्ल्स के नाम से इतनी मशहूर हुई कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लगभग हर सैनिक के कमरे में इनकी तस्वीर होती थी। युद्ध के बाद लाना ने 10 हफ्तों का टूर कर युद्ध के लिए फंड इकट्ठा किया। उन्हें टूर के दौरान 2 किस करने के $5000 मिले। वहीं एक बुजुर्ग ने 2 किस के बदले $50,000 दान किए। जब वार फंड इकट्ठा करके लाना अपने होम टाउन वेलेस पहुँचे तो उनका बड़े स्तर पर खैर मकदम किया गया, स्वागत किया गया। लोगों की भीड़ और जश्न का माहौल देखते हुए वेलेस के मेयर ने लाना के सम्मान में एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी। लाना ने 10 दिनों के टूर में $5.2 मिलियन का फंड इकट्ठा किया।
वार के समय जर्मनी पर हमला करने भेजे गए एक एयरक्राफ्ट DK-186JLL पर लाना का नाम लिखा गया। लाना टर्नर सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ग्लैमरस स्टार कही जाती हैं। उनका शौक ऐसा था कि वो रात को सोते हुए भी मेकअप कर गहने पहनती थीं। लग्जरी जिंदगी और फैशन का शौक ऐसा था, जो भी सैंडल उन्हें पसंद आती थी उसका हर एक रंग खरीद लेती थीं। लाना के पास करीब 698 फुटवेयर उस समय हुआ करते थे। 1940 में लाना टर्नर की मुलाकात फिल्म डांसिंग पोएट को स्टार आर्टिसा से हुई। एक मुलाकात के बाद ही दोनों ने फिल्म अधूरी छोड़कर लास वेगास में शादी कर ली। ये शादी महज 4 महीने चली। MGM स्टूडियो ने लाना के इस रवैये पर आपत्ति जताई। तलाक के बाद लाना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। मीडिया में खबर फैलने पर लाना की छवि बचाने के लिए झूठ कहा गया कि वो थकान के चलते अस्पताल गई हैं, जबकि वो गर्भपात के लिए अस्पताल गई थी। लाना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका पूर्व पति आर्टी उनके साथ जंगलियों की तरह व्यवहार करता था। इसी बीच लाना ने फिल्म वी हू आर यंग में काम किया, जिसमें उन्होंने अपनी तरह की एक ऐसी लड़की का रोल किया जो कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध अपने को स्टार से शादी करके फंस जाती है। मतलब एक तरीके से वो ये जो फिल्म थी वो उनके ऊपर ही बनी। हॉलीवुड एक्टर जोसेफ स्टीव क्रेन ने से एक डिनर पार्टी में मिलते ही लाना उन्हें भी पसंद करने लगी। सन 1942 में लाना ने दूसरी शादी की। हॉलीवुड एक्टर जोसेफ स्टीव क्रेन से एक डिनर पार्टी में उनकी मुलाकात हुई और वहीं पर लाना ने उन्हें पसंद कर लिया। दोनों ने लास वेगास जाकर शादी कर ली। 4 महीने बाद जैसे ही लाना को पता चला कि जोसेफ ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया है तो उन्होंने शादी तोड़ दी। नवंबर 1942 की बात है, जब लाना प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने जोसेफ से दोबारा शादी कर ली। इसी समय पता चला कि उनका RH नेगेटिव ब्लड है, जिससे उन्हें एनीमिया है। जान का खतरा होने पर डॉक्टर ने उन्हें बच्चा गिराने की सलाह दी, लेकिन सलाह के विरुद्ध लाना ने 25 जुलाई 1983 को बेटी सेरिल को जन्म दिया। शादी और विवादों और प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज हुई फिल्म स्टाइटली डेंजरस सुपरहिट रही। 1944 में लाना ने पति के जुआरी व बेरोजगार होने पर उसे तलाक दे दिया। ग्रीन डॉल्फिन स्ट्रीट फिल्म की शूटिंग के समय एक्टर टायरान पावर से एक बार फिर लाना को प्यार हो गया, जिसे वो अपनी ज़िंदगी का सच्चा प्यार कहती थी। जब रिलेशनशिप में रहते हुए लाना प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें 1947 में एबार्शन करवाना पड़ा था। उसी समय उनका फ्रैंक सिनात्रा हार्वर्ड ह्यूजेस से भी अफेयर रहा। विवादों के बावजूद वर्ल्ड वार 2 पर बनी फिल्म होम कमिंग से लाना सालाना $2.26 लाख कमाने वाली हॉलीवुड की सबसे रईस एक्ट्रेस उस समय बन गई थी। 1947 में लाना का रिश्ता मशहूर बिजनेसमैन के बेटे जूनियर बॉब टॉपिंग से भी रहा। कुछ दिनों की जान पहचान के बाद बॉब ने न्यूयॉर्क के क्लब मार्टिनी में डायमंड रिंग पहनाकर उन्हें प्रपोज किया था। लाना शादी के लिए मान गई, लेकिन उससे उनकी फिल्म द 3 मस्केटियर्स अटक गई। अचानक शादी करने से लाना 3 दिनों तक सेट पर नहीं पहुंची। MGM स्टूडियो ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी। फिल्म रिलीज के बाद वो प्रेग्नेंट थी। लाना को प्रीमेच्योर लेबर पेन हुआ, जिससे उनका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ। 1991 तक लगातार स्टूडियो से क्लैश और खर्चीले व्यवहार के कारण कंगाल हो गई। गरीबी के चलते उन्होंने सितंबर 1951 में खुद को बाथरूम में लॉक कर अपनी कलाई की नस काट ली। बिजनेस मैनेजर ने समय रहते बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बचाया और इमरजेंसी मेडिकल हेल्प दी। ठीक होने के बाद लाना ने फिल्म द मैरी विडो की। उस समय उनका अफेयर को स्टार फर्नांडो लगास से शुरू हुआ, लेकिन जब फर्नांडो उनके साथ लगातार मारपीट करने लगा तो फिर वो अलग हो गई। फर्नांडो से ब्रेकअप करने के बाद लाना ने अपने तीसरे पति बॉब से भी तलाक ले लिया, क्योंकि वो शराबी जुआरी बन चुका था। इसी बीच रिलीज हुई लाना की फिल्में द मैरी विडो,
द बैड गर्ल गुड गर्ल सुपर हिट रही और खूब धमाल मचाया। 1953 में लाना ने लेक्स बार्कर के साथ शादी की। 1956 में लाना ने 7 महीने में प्री मेच्योर मृत बेटी को जन्म दिया। जुलाई 1957 में लाना को पता चला कि उनका चौथा पति लेक्स उनकी इकलौती बेटी सेरिल को मॉलेस्ट कर उसका रेप करता है। एक दिन लाना ने जब लेक्स से इस बात पर झगड़ा किया तो बात इतनी बढ़ गई कि उसे घर से निकालने के लिए लाना को उस पर गन ताननी पड़ी। लाना ने उसी समय लेक्स से तलाक ले लिया। बात 1958 की बात है। अचानक लाना टर्नर को गैंगस्टर जॉनी स्टाम्पनाटो के कॉल आने लगे। वह लगातार उनके पते पर गुलदस्ते और महंगे तोहफे भेजने लगा। मिलने वाले तोहफों में जॉनी का नाम जॉनी स्टील लिखा होता था। जॉनी अंडरवर्ल्ड का नामी गुंडा था। उसे लगता था कि असली पहचान जानकर लाना उससे दोस्ती नहीं करेगी। जॉनी के शुरुआती व्यवहार से इम्प्रेस होकर लाना उसे डेट करने लगी। कुछ समय बाद उन्हें एक दोस्त के जरिए पता चला कि जॉनी अंडरवर्ल्ड का आदमी है। सच्चाई जानकर लाना ने जॉनी से रिश्ता खत्म कर लिया, लेकिन जॉनी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। वो लगातार लाना के घर आकर उनसे मारपीट करने लगा। एक दिन जॉनी ने लाना को ज़बरदस्ती नशा करवाया और उनकी न्यूड तस्वीरें ले लीं। जब भी लाना उसे छोड़ने को कहती थी तो वह न्यूड तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता था। सितंबर 1957 में जॉनी एक दिन अचानक फिल्म अनदर प्लेस की शूटिंग पर पहुंच गया। दोनों कुछ समय ठीक रहे, फिर दोनों के बीच जोर का झगड़ा हुआ। जब लाना ने उसके सेट पर आने पर आपत्ति जताई तो उसने गला दबाकर लाना की जान लेनी चाहिए। लाना के मेकअप आर्टिस्ट डेल आर स्ट्रॉन्ग ने स्कॉटलैंड पुलिस को सूचना दी और उन्हें बचाया। पुलिस के आते ही जॉनी वहां से भाग गया, लेकिन कुछ समय बाद वो गन लेकर लाना को मारने पहुंच गया। सेट पर मौजूद लोगों ने उसे दबोच कर लाना को बचाया तो वह भाग गया। 26 मार्च 1958 को लाना ने एकेडमी अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, जहां उन्हें फिल्म पेटन प्लेस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। लाना जॉनी को साथ नहीं ले गई थी तो वह इतना भड़क उठा था कि घर पर ही उनका इंतजार करने लगा। जैसे ही लाना घर पहुंची तो जॉनी ने उन पर हमला कर दिया। जॉनी ने चिल्लाते हुए धमकी दी कि वो लाना का खून कर देगा। दोनों के बीच हाथापाई हो रही थी कि कमरे से लाना की बेटी सेरिल निकलकर उनके पास आ गई। लाना को एहसास हुआ कि सेरिल ने जॉनी को मुक्का मारा, जिससे वो रुक गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही लाना की शर्ट खून से लथपथ हो गई। सेरिल ने किचन से चाकू से जॉनी पर हमला कर दिया था, क्योंकि उसे लगा कि वो लाना को नहीं छोड़ेगा। जॉनी की वहीं मौके पर मौत हो गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो स्टार लाना मीडिया सेंसेशन बन गई। तुरंत कार्रवाई शुरू हुई, जिसे कवर करने के लिए 100 से ज़्यादा रिपोर्टर मौके पर पहुंचे। 4 घंटे की पूछताछ के बाद इसे सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या माना गया। सेरिल को जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया। कुछ समय बाद जॉनी के परिवार ने लाना पर आरोप लगाए कि उन्होंने खुद जॉनी की हत्या की और इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा दिए। इस मुकदमे को कोर्ट के बाहर ही $20,000 में लाना ने सेटल करवा लिया। केस खत्म होने के बाद जब लाना फिल्म इमिटेशन ऑफ लाइफ के सेट पर 1959 में लौटी तो उनके चेहरे पर सूजन थी। इन सारी दिक्कतों के बावजूद लाना ने फिल्म पूरी की, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। कुछ समय बाद लाना को पता चला कि उनकी बेटी सेरिल एक लेस्बियन है। लाना ने बेटी को सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद सेरिल ने कई बार घर से भागने की कोशिश की। जॉनी की मौत के बाद से ही सेरिल सदमे में थी, तो उसे लाना ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग में भेज दिया, जहां मेंटल कंडीशन ठीक करने के लिए सेशन दिए जाते हैं। 1960 में फ्रेडरिक से 5वीं शादी कर लाना कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। वहाँ वो ज़्यादातर समय घोड़ों और दूसरे जानवरों के साथ बिताती थी। 1961 में उन्होंने MGM स्टूडियो से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। 1962 में लाना ने फ्रेडरिक से भी तलाक ले लिया, हालांकि दोनों ताउम्र दोस्त रहे। 1965 में लाना ने 10 साल छोटे रॉबर्ट ईटन से शादी की। वर्जीनिया सेटल हो गई, लेकिन ये शादी भी 1969 में टूट गई। कुछ हफ्तों बाद ही लाना ने 9 मई 1969 को एक नाइट क्लब के हिप्रोटेस्टोरॉल पेल्लर से शादी कर ली,
जिससे वो एक डिस्को में मिली थी। शादी के 6 महीने बाद लाना को पता चला कि रोनाल्ड ने उनके $35,000 चुराए हैं, जो उसे इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए थे। बाद में लाना ने पाया कि रोनाल्ड ने उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके $1,00,000 के गहने चुराए हैं। दोनों 1970 में इसी बात को लेकर अलग हो गए। 1985 तक लाना का कैरियर लगभग खत्म हो चुका था। शराब और सिगरेट की लत उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रही थी। 1992 में लाना को थ्रोट कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर्जरी के बाद उन्होंने इससे छुटकारा पा लिया था, लेकिन 1994 में उन्हें दोबारा फिर कैंसर हो गया। इसी साल उन्होंने व्हील चेयर में सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया, जहां उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसके 9 महीने बाद 29 जून 1995 को कैंसर कॉम्प्लिकेशन के चलते उनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया। मौत के बाद लाना की एक विल मिली। उस विल में उन्होंने अपनी $50,000 अपनी बेटी के नाम किए थे, जबकि कुल संपत्ति $1.7 मिलियन की थी, जो उन्होंने अपनी नौकरानी लोपेज क्रूज को दी। लोपेज ने 45 साल तक लाना के लिए काम किया था। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।